किडनी ट्रांसप्लांट के बाद क्रेटिनिन लेवल क्यों बढ़ता है? यह सवाल हर उस मरीज या उनके परिजनों के मन में होता है जिन्होंने हाल ही में ट्रांसप्लांट कराया हो या जिनका ट्रांसप्लांट हुए कुछ समय बीत चुका हो, जो या तो किसी जीवित या किसी मृत व्यक्ति की भी हो सकती है। आज हम एक बेहद इंपॉर्टेंट और संवेदनशील सवाल पर बात करेंगे, जो है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद क्रेटिनिन लेवल क्यों बढ़ता है। यह सवाल हर उस मरीज या उनके परिजनों के मन में होता है जिन्होंने हाल ही में ट्रांसप्लांट कराया हो या जिनका ट्रांसप्लांट हुए कुछ समय बीत चुका हो। देखिए, क्रेटिनिन की मात्रा एक तरीके से हमारे किडनी का आईना होती है। ऐसे में अगर ट्रांसप्लांट के बाद भी इसका लेवल बढ़ने लगे तो चिंता तो होगी ही होगी। इसलिए आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे ताकि किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स को थोड़ी राहत मिल सके। सबसे पहला यह है कि हम जान लेते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट क्या है। देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें खराब हो चुकी किडनी की जगह पे एक हेल्दी किडनी लगाई जाती है, जो या तो किसी जीवित या किसी मृत व्यक्ति की भी हो सकती है। अब थोड़ा क्रेटिनिन के बारे में जान लेते हैं। क्रेटिनिन हमारे मांसपेशियों के उपयोग से बनने वाली एक वेस्ट मटेरियल है। यह खून के रास्ते से हमारी किडनी तक पहुंचता है और पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकलता है। अगर किडनी सही से काम नहीं कर रही तो यह क्रेटिनिन खून में जमा होने लग जाता है। एक नॉर्मल पुरुष में 0.7 से 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और एक नॉर्मल महिला में 0.6 से 1.1 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर क्रेटिनिन हो। अब बात करते हैं अहम सवाल, जो है ट्रांसप्लांट के बाद क्रेटिनिन क्यों बढ़ता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिनमें सबसे पहला है रिजेक्शन। ट्रांसप्लांट के बाद शरीर नई किडनी को विदेशी यानी फॉरेन ऑर्गन समझकर उसे रिजेक्ट करना शुरू कर देता है। रिजेक्शन 3 टाइप के हो सकते हैं। हाइपर एक्यूट रिजेक्शन, जो सर्जरी के तुरंत बाद होता है। एक्यूट रिजेक्शन, जो पहले 3 से 6 महीने के अंदर होता है। और क्रोनिक रिजेक्शन, जो सालों बाद धीरे धीरे होता चला है। इन तीनों स्थिति में क्रेटिनिन का स्तर तेजी से बढ़ता है। दूसरा कारण है इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयों की गलत डोज का लेना। रिजेक्शन रोकने के लिए मरीज को इम्यून सिस्टम को दबाने वाली दवाई दी जाती हैं, जैसे टैक्रोलिमस और माइकोफिनोलेट। अगर इनकी डोज ज्यादा हो जाए तो किडनी को नुकसान हो सकता है, और अगर कम हो जाए तो रिजेक्शन का खतरा बढ़ता है। ध्यान दें, टेक्रोलिमस का डोज अगर ज्यादा हो जाए तो किडनी टॉक्सिसिटी को बढ़ा सकती है, जिससे क्रेटिनिन बढ़ सकता है। तीसरी वजह है डिहाइड्रेशन, यानी पानी की कमी का होना। ट्रांसप्लांट के बाद शरीर को ज्यादा पानी की जरूरत होती है। अगर मरीज इनफ पानी नहीं पीता तो शरीर में डिहाइड्रेशन हो सकता है, जिससे किडनी में ब्लड फ्लो कम हो जाता है और क्रेटिनिन का बढ़ना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है पेशाब की नली में रुकावट होना। कभी कभी ट्रांसप्लांट के बाद पेशाब की नली में रुकावट आ सकती है, खासकर पथरी, इन्फेक्शन या ब्लैडर के काम ना करने से। इससे किडनी पर दबाव पड़ता है, जिससे क्रेटिनिन बढ़ सकता है। और नेक्स्ट रीजन हो सकता है इन्फेक्शन। ट्रांसप्लांट के बाद मरीज इन्फेक्शन के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, चाहे वह यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, यूटीआई हो, या फिर वायरस इन्फेक्शन जैसे बीके वायरस। इन इन्फेक्शन से किडनी सूज सकती है और क्रेटिनिन जो है वो बढ़ जाता है। और नेक्स्ट है दवाइयों का साइड इफेक्ट। कुछ पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स या फिर एंटीवायरल दवाएं ट्रांसप्लांट के बाद दी जाती हैं, जो किडनी को नुकसान पहुंचा सकती हैं बहुत सी बार। और आखिरी कारण है ब्लड प्रेशर या शुगर का कंट्रोल में ना रहना। अगर ट्रांसप्लांट के बाद भी मरीज का ब्लड शुगर या उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता तो नई किडनी पर असर पड़ता है और धीरे धीरे क्रेटिनिन बढ़ने लगता है। ट्रांसप्लांट के बाद क्रेटिनिन क्यों बढ़ता है ये तो हमें पता चल गया, लेकिन कैसे पता चलेगा कि क्रेटिनिन बढ़ चुका है? तो आइए जानते हैं उन सिम्टम्स के बारे में, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ट्रांसप्लांट के बाद भी क्रेटिनिन बढ़ रहा है। कई सिम्टम्स इनमें खास हैं: कमजोरी का होना, थकान का होना, भूख ना लगना, उल्टी का आना या जी मिचलाना, पैरों या चेहरे पर सूजन का होना, पेशाब कम होना या झागदार पेशाब का होना, बुखार होना खासकर इन्फेक्शन होने पर, और ब्लड प्रेशर का बढ़ना। यह लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और कुछ टेस्ट करा सकते हैं हम, जैसे क्रेटिनिन और यूरिया का साइक्लोस्पोरिन लेवल टेस्ट और कल्चर टेस्ट और अल्ट्रासाउंड, और जरूरत पड़ने पर बहुत सी बार डॉक्टर बायोप्सी के बारे में भी सजेस्ट करते हैं। ठीक से जांच करने के बाद ही आमतौर पर इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है, लेकिन प्रोसेस कुछ इस तरह होता है। अगर रोगी की रिजेक्शन हो
तो उसके अंदर स्टीरॉयड या फिर एंटी थायामोसाइट, ग्लोबुलिन या प्लाज्मा फेरोसिस जैसी दवाएं जो हैं वो दी जाती हैं। अगर इन्फेक्शन हो तो इन्फेक्शन के हिसाब से एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल दवाएं दी जाती हैं। अगर डोज एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम हो तो इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयों की मात्रा बैलेंस की जाती है। इस तरीके से हाइड्रेशन हो तो पानी और लिक्विड की मात्रा बढ़ाई जाती है। इस तरीके से डिहाइड्रेशन हो तो पानी और लिक्विड की मात्रा बढ़ाई जाती है और इन सबके साथ ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल पर नजर रखी जाती है। अक्सर लोगों में यह भ्रम भी होता है कि क्रेटिनिन लेवल का बढ़ने का मतलब समझ लेते हैं वो कि ट्रांसप्लांट फेल हो गया, लेकिन यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा हमेशा नहीं होता। ज्यादातर ऐसी स्थिति में यह टेम्पररी भी हो सकता है और सही समय पर इलाज से कंट्रोल में भी आ सकता है। बस जरूरी है कि सिर्फ नजरअंदाज ना करें और डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी काम आएगी। लक्षणों को जानकर सही समय पर बीमारी की पहचान करें, सही इलाज कराएं और खुद को और अपनी किडनी को स्वस्थ रखें। और हर घर गिलोय अभियान से जुड़कर छोटी मोटी बीमारियों से बचने के लिए अपने घर में एक गिलोय का पौधा जरूर लगाएं। नमस्कार।